मानव, यहां तुम्हें श्रुत अज्ञान के बारे में समझाया जाएगा। पहले तो आप श्रुत ज्ञान समझाइए, अज्ञान तो आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। श्रुत ज्ञान अर्थात ध्वनि या संकेत के अनुसंधान से आदान प्रदान होने वाला ज्ञान। आपके कहने का मतलब समझ में नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि शब्दों के उच्चारण से अर्थात बोलकर, लिखकर या पढ़कर जिस संदेश अथवा ज्ञान का आदान प्रदान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस ज्ञान पर मनुष्य की ही मोनोपोली है, क्योंकि अन्य सजीवों को लिखना, पढ़ना या बोलना आता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने हजारों साल प्राचीन शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि उस जमाने में पशु पक्षी भी मनुष्य भाषा बोल सकते थे। अरे वे तो संस्कृत में भी। महाशय, आप तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं। मैं आपके वर्षों पुराने शास्त्रों की बातों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो लॉजिक में विश्वास रखता हूं। आपने जिस तरह इंद्रियों की बात लॉजिकली प्रूव की, क्या उसी तरह इस बात को भी आप लॉजिकली प्रूव कर सकेंगे? शास्त्रों की बातों को लॉजिकली प्रूव करने के लिए तो मैं तुम्हें यहां लाया। जानते हो मानव, प्राणी भी ध्वनि या संकेत के माध्यम से संदेश का आदान प्रदान करते हैं। अब वो ये कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। जंगल में पशु पक्षियों पर कई तरह के भय मंडराते रहते हैं। गिलहरी की बात की जाए तो वो अपना संरक्षण करने के लिए गले में से विशिष्ट किस्म का आवाज निकालती है। इस आवाज का मतलब है सावधान, और इस आवाज का मतलब है खतरा नजदीक है। और ये आवाज बता रही है सब अपने अपने बिल में छिप जाओ। गिलहरियां इस प्रकार भय सूचक विविध संदेश का आदान प्रदान करके सफलतापूर्वक खुद की सुरक्षा करती है। अर्थात कि ये अक्षर श्रुत ज्ञान है। अरे, ये मेंढक क्या कर रहे हैं? एक मेंढक दूसरे मेंढक को एक्शन बताकर चेतावनी दे रहा है कि खबरदार, इस सीमा से आगे मत बढ़ना, यहां से मेरा इलाका शुरू होता है। फिर भी वो नहीं माना तो दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कोई एक दूसरे को हरा देता है। यह हुआ संकेत द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान। यह हुआ अनक्षर श्रुत ज्ञान। महाशय, अब मैं आपके मुश्किल शब्दों को मीनिंग के साथ जान सकता हूं। अक्षर अनक्षर की तरह ही जैन शास्त्रों में मन की उत्तरोत्तर विकासशीलता के आधार पर श्रुत ज्ञान के कई विभाग किए गए हैं। इस वृक्ष पर बैठा ये स्पाइडर शिकार को फंसाने के लिए चौरस जाल बुनता है। शिकार अगर जमीन पर हो तो मेरी जाल जमीन तक पहुंचेगी या नहीं, ये जानने के लिए वो डेप्थ नाप लेता है। फिर चौकन्नी नजर से स्थिर रहता है और जैसे ही शिकार नजर आता है उसे पकड़कर हड़प कर जाता है। यदि ऐसा प्लानिंग अविकसित मन वाली मकड़ी कर सकती है, तो विकसित मन वाले सजीव का प्लानिंग कैसा होगा? इसलिए पक्षी जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले कौवे के दृष्टांत को देखो। अब इस कौवे को अखरोट तोड़ना है। ऊपर से नीचे फेंकने पर यह टूट सकता है, पर शायद ना भी टूटे। इसलिए वो समझदारी पूर्वक इसे सड़क पर फेंकता है। आते जाते वाहनों के नीचे आकर यह जरूर टूट जाएगा, मगर लेने जाएगा तो जान का खतरा है। अब वो क्या करेगा? तो देखो इस कौवे के दिमाग का कमाल। अब मन की समझ से वो इस अखरोट को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर फेंकता है, जिससे ट्रैफिक की लाल लाइट होने पर वाहन वहां रुक जाते हैं। तब वो टूटा हुआ अखरोट ले सकता है। जैसे ही लाल लाइट हुई कि वो टूटा हुआ अखरोट खाकर हरी लाइट होते ही उड़ जाता है। इस प्रकार परिस्थिति को समझकर कौवे ने एक निश्चित स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त की। यहां मुझे एक प्रश्न होता है कि मनुष्य तो पैदा होने के बाद स्कूल कॉलेज में जाकर अपनी ज्ञान शक्ति और आईक्यू को डेवलप करता है, परंतु क्या अन्य जीव सृष्टि में भी बुद्धि हो सकती है? मानव, जैन शास्त्र हजारों वर्षों से कहते आए हैं कि वैश्विक न्याय के कर्तव्य और आदर्शों को अपना सके ऐसा पूर्ण विकसित मन मनुष्य के पास है। यही मनुष्य जन्म की महत्ता है, या यूं कहो कि सुपीरियोरिटी है।
बाकी बुद्धि और प्लानिंग में तो बिना पढ़े लिखे पशु पक्षी मनुष्यों को भी पीछे छोड़ दे ऐसी ज्ञान शक्ति रखते हैं। इसके एक से बढ़कर एक सिलसिलेबंद उदाहरण तुम खुद देख लो। जंगल के प्राणियों से अलग होने के लिए मनुष्य सिटी प्लानिंग करके नगर में रहता है, जबकि चींटियां जंगल के भूगर्भ में रहकर सिटी प्लानिंग करती है। इतनी सी 5-7 मिलीमीटर की चींटियों ने जमीन के नीचे पूरा संसार बसाया है। चींटियों के इस शहर में घर, गलियां, रास्ते, नुक्कड़, हाईवे सब कुछ है। शहर को स्वच्छ रखने के लिए कई जगह पर फंगस गार्डन भी तैयार किए गए हैं। ये फंगस गार्डन क्या है? फंगस गार्डन में बड़े पैमाने पर पैदा हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देने की और शुद्ध हवा को अंदर खींच लाने की व्यवस्था होती है। चींटियां बिना किसी यंत्र के एयर कंडीशनर सिस्टम भी खड़ी कर देती है, ताकि इनकी रानी ने हजारों की तादाद में जो अंडे दिए हैं वो सुरक्षित रह सके। ये तो कमाल की नगर निवेश कला है। सिटी प्लानिंग करने के बाद मनुष्य अपनी सुविधाएं बनी रहे वैसा घर बनाता है। ऐसा ही सुविधाजनक घर पशु भी बना सकते हैं। अब इसे देखें, ये बीवर है। इसके घर बनाने की टेक्निक को तुम देखोगे ना मानव, तो दंग रह जाओगे। अब देखो, इसे नदी के बीचों बीच घर बनाना है। जाहिर है कि पानी के प्रवाह में घर बहना नहीं चाहिए, इसलिए प्रवाह को मंद करने के लिए वो पेड़ की डालियों से ब्रिज बनाते हैं। और घर में आने के लिए प्रवेश द्वार कहां बनाया है पता है? नीचे पानी की गहराई में, ताकि ठंड में अगर ऊपर का हिस्सा बर्फ से जम जाए तो भी घर का दरवाजा तो खुला का खुला। घर इतना विशाल है तो स्टोर रूम भी तो बड़ा ही होगा। उसमें इतना सारा खाना जमा हो सकता है कि ठंड की ऋतु में बाहर जाकर खुराक ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह! और एक बात, फैमिली के इतने सारे मेंबर्स एक साथ रहेंगे तो घर में एग्जॉस्ट फैन जैसी कुछ अरेंजमेंट भी तो होनी चाहिए, राइट? राइट। इसीलिए बीवर ऐसी रचना करते हैं ताकि गर्म हवा उसमें से बाहर निकलती रहे और सफोकेशन की फीलिंग से बचा जा सके। ब्रिलियंट, अमेजिंग। तो यह है गृह निर्माण कला। हाँ मानव, एशियन पेंट से तो तुमने घर को रंगते हुए देखा, पर क्या पक्षियों को अपना घर रंगते हुए देखा है कभी? नहीं, बताइए ना प्लीज। पक्षियों को मात्र घर बनाने से ही संतोष नहीं मिलता, अतः वे थड़ के साथ मैच हो ऐसे कुदरती रंगों से अपने घोंसलों को रंग कर घर को सजाते हैं। ये है गृह सुशोभन कला। सिटी प्लानिंग और गृह निर्माण के कॉम्बिनेशन से होने वाले मानवीय दुनिया के कुशल आयोजन पशु सृष्टि में भी विद्यमान है। मानव, क्या तुम्हें पता है, छोटे छोटे जीव जंतु भी अपनी कद से 5000 गुनी ऊंची इमारत निर्माण कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं महाशय? हाँ, अब इस दीमक को ही देख लो। वो सिर्फ मिट्टी और अपनी विष्ठा का उपयोग करके ईंट सीमेंट से बनी बिल्डिंग्स को टक्कर दे सके ऐसी इमारतें खड़ी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी करामत होती है कि ठंड की मौसम में उगते हुए सूर्य की गर्मी मिलती रहे और दोपहर में धूप बढ़ने के बाद गर्मी का अनुभव सिर्फ ऊपर वाले हिस्से तक ही सीमित रहे। वो अपने आवास उत्तर दक्षिण दिशा में एक दूसरे के सामने इस तरह खड़े करते हैं कि दोनों को एक दूसरे की परछाई का लाभ मिलता रहे। मतलब कि दीमक में सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना स्ट्रांग होता है? बिल्कुल। इन घरों में छोटे छोटे छिद्र रखे जाते हैं जो दरवाजे और खिड़कियों का काम करते हैं। इसमें कमाल का वेंटिलेशन सिस्टम भी है। अंदर की अशुद्ध गर्म हवा नीचे से ऊपर आकर चिमनी से बाहर निकल जाती है और बाहर की ताजी हवा अंदर आती है। बिना पढ़े लिखे भी ऐसा प्लानिंग। इस दीमक की आयोजन कला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नगर और घरों का कुशल आयोजन करने के बाद मनुष्य सलामती से जी सके, इसलिए समाज का निर्माण करता है। इसमें पशु पक्षी भी पीछे नहीं है। इसी को सामाजिक कला कहते हैं ना? हाँ, आगे देखिए तो समाज निर्माण में मूलभूत भावना होती है एक दूसरे को उपयोगी होकर जीना। ऐसी ही भावना विद्यमान है पशु सृष्टि में। ये चींटियां खुद को रहने की जगह देने वाले वृक्ष का उपकार कभी नहीं भूलती।
और वृक्ष भी इन चींटियों के लिए खास किस्म का खाना तैयार करता है। इस उपकार के बदले में चींटियां पेड़ को खाने की इच्छा करने वाले जीव जंतु को करीब तक नहीं आने देती और उनकी हालत खराब कर देती है। मानो गलती से कोई और पेड़ आसपास कहीं उग निकला तो उसे भी चींटियां टिकने नहीं देती, क्योंकि कहीं वो छोटा वृक्ष बड़ा होकर हमारे वृक्ष का खाना छीन न ले। कमाल की है ये सब जीवन कला। मनुष्य अलग अलग पद्धतियों द्वारा असामाजिक तत्वों से अपना संरक्षण करता है और दूसरों की रक्षा के लिए भी युद्ध कला का उपयोग करता है। ये दोनों समानताएं पशुओं में भी देखने को मिलती है। ये मेंढक तो खैर अकेला है, लेकिन अपनी संरक्षण कला की वजह से वो कुत्ते पर भी भारी पड़ सकता है। कुत्ता उस पर लपक ले उसके पहले ही वो अपनी आंखों से लहू की पिचकारी इस कदर छोड़ता है कि कुत्ता बेचारा डर के मारे भाग जाता है। मैं मान गया कि युद्ध कला भी पशु जानते हैं। मानव, पहले के राजा महाराजा अपनी युद्ध कला को ताज़ी रखने के लिए रोज शिकार खेलने जाते थे, तो फिर मनुष्य स्पर्धा करने वाले ये पशु क्यों पीछे रहे? ये एक खास प्रकार की मकड़ी है जो अपने मुंह में से विशिष्ट तार निकालती है। फिर इस तार का उपयोग वो किसी निशानेबाज की तरह करती है। जैसे कि कोई उड़ता हुआ कीटक आसपास दिखाई दिया, वो उस पर निशाना लगाकर ये तार फेंकती है और शिकार को मार गिराती है। इस कला का शास्त्रीय नाम है मृगया विधि। ऐसी ही निशानेबाजी का एक दूसरा दृष्टांत देता हूं। अब इस मछली को ही देख लो। ये मछली इस तरह मुंह से पिचकारी निकालकर निशाना लगाती है और पानी के बाहर वनस्पति के पत्तों पर बैठे कीटक को अपना शिकार बनाती है। कीटक इस निशाने से बच नहीं सकता और पानी में गिर जाता है और मछली अपना आहार हड़प कर लेती है। यह है उसकी निशानेबाजी की कला। जहां सीधा सीधा युद्ध करने की समर्थता न हो, वहां मनुष्य भेद नीति अपनाता है। ऐसा ही पॉलिटिक्स पशुओं में भी देखने को मिलता है। यह है श्रिम्प मछली, जो दुश्मन को करीब आते देखकर अजीब सा बायोल्यूमिनेसेंट सब्सटेंस छोड़ती है। उसके प्रकाश में दुश्मन मछली ऐसे चकरा जाती है कि श्रिम्प जान बचाकर आसानी से 9-2-11 हो सकती है। इस पॉलिटिक्स को शास्त्रीय भाषा में व्यामोही की कला कहते हैं। महाशय, जब आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो इस दुनिया में ऐसे बुरे राजनेता है जो आंखों देखे सबूतों को भी अदृश्य कर देते हैं। क्या ये पशुओं में संभव है? ये रहा इसका जवाब। देखो, ये जीव पलक झपकते ही आसपास के माहौल जैसा रंग रूप धारण कर लेता है और इस कदर घुल मिल जाता है कि मजाल है किसी दुश्मन की जो उसे ढूंढ सके। ये है अंतर्ध्यान कला। ये बॉल है क्या? हाँ मानव, चेहरा बदलने की कला मात्र अभिनेताओं के पास ही होती है, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये हेजहॉग है। वो आकार परिवर्तन की ऐसी कला जानता है कि खतरा महसूस होते ही तुरंत शरीर सिकोड़कर स्थिर खड़ा रह जाता है, ऐसे मानो ये कोई सजीव नहीं बल्कि कांटेदार बॉल हो। महाशय जी, जब आप मानव के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि मानव मात्र युद्ध और राजनीति ही जानता है। ऐसा नहीं है, उसका जीवन विविध प्रकार के मनोरंजन और उत्सवों से भरा हुआ है। क्या आप पशु सृष्टि में मनोरंजन और नाच गान दिखा सकते हैं? तो चलो तुम्हें वहां ले चलता हूं। ये है मिमिक्री उस्ताद, यानी लायर बर्ड। जैसा नाम वैसा गुण, एक नंबर का झूठा है ये। अलग अलग 20 जाति के पक्षियों की आवाज में गा सकता है। इसे मिमिक बर्ड भी कहते हैं। जंगल में सुनाई देती दूसरी आवाजों की हूबहू नकल भी कर सकता है। क्या इसको अनुकरण कला कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और मानव, तुम थोड़ी देर पहले नाच गान और मनोरंजन की बातें कर रहे थे ना, तो चलो वो भी देख लो। वी जाति को आकर्षित करने के लिए पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार की नृत्य कला देखने को मिलती है। यह है नृत्य कला। पशुओं की चित्रों की भी आर्ट गैलरी होती है, देखनी है तुम्हें? अब इस हाथी को देख लो।
जिस सूंड से वो हजारों किलो का वजन उठाता है, उसी से वो अपना सुंदर चित्र बनाकर उसमें रंग भी भर सकता है। ये है इस हाथी द्वारा बनाई गई मॉडर्न आर्ट। ये है चित्रकला। फैशन वर्ल्ड में कैटवॉक ये मात्र युवतियों की मोनोपोली नहीं है। पशु जगत में भी रूप का प्रदर्शन होता है। विजातियों को आकर्षित करने के लिए पक्षियों में रूप प्रदर्शन की कला देखने को मिलती है। पक्षी विविध प्रकार से अपने रूप का प्रदर्शन करते हैं। ये रूप प्रदर्शन कला तो देखी, किंतु महाशय, रूप का प्रदर्शन करना हो तो रूप का ध्यान रखना भी मनुष्य की तरह पशुओं को आना चाहिए। You're right, मानव। पशुओं को ये भी आता है। अब इस मेंढक को ही देख लो। गर्मी से बचने के लिए वो अपने शरीर पर एक खास प्रकार का द्रव्य लगा रहा है। इसे वो पूरे शरीर पर ठीक से मसलता है, जिससे वो अपनी त्वचा का संरक्षण कर सके। तो ये है रूप संरक्षण की कला। रूप तो बाहर की बात है, मगर शरीर के आरोग्य के लिए भी पशु उतने ही सजाग है। ये पाइपर के पत्ते हैं। इसे देखते ही बंदर उसे अपने शरीर पर घिसने लगते हैं, क्योंकि पत्तों में रहे जंतुनाशक से उनकी त्वचा सुंदर और निरोगी रहती है। पशुओं में आरोग्य शास्त्र का ज्ञान है, उसका यह अकाट्य सबूत है। मैं तुम्हें उससे भी आगे की बात बताता हूं मानव। मनुष्य जो है वो बिना पंख के उड़ ही नहीं सकता, परंतु पशु जगत में बिना पंख के उड़ना भी संभव है। ये एक विशिष्ट प्रकार का सर्प है, जो इस प्रकार छलांग लगाकर हवा में कई फुट की दूरी का अंतर तय कर सकता है। हवा में रहते हुए ये अपने शरीर को हिलाकर इच्छित दिशा में मुड़ भी सकता है। यह है खेचरी कला। मानो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जैन शास्त्र हजारों वर्षों से कहते आए हैं कि वैश्विक न्याय के श्रेष्ठ कर्तव्यों और आदर्शों को अपनाने के लिए मात्र मनुष्य ही पूर्ण रूप से सक्षम है। महाशय, अब मैं समझ गया हूं कि उस आदर्शों को अपनाना मानव जन्म की महत्ता या सच्चा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बाकी बुद्धि और प्लानिंग में तो पशु और मनुष्य को पीछे छोड़ दें, ऐसी अद्वितीय शक्तियां रखते हैं। नाउ आई डू रिस्पेक्ट योर शास्त्रस। मानव, अब मैं तुम्हें जिस रहस्यमय क्षेत्र में ले जा रहा हूं, वहां का विज्ञान इस आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे है। जिन पहेलियों का अनुसंधान करने में इस आधुनिक विकसित विज्ञान ने भी निष्फलता प्राप्त की है, वहां तुम आना चाहोगे? जरूर, मैं तैयार हूं। तो चलो। चलिए महाशय।